दोस्तों नमस्कार। सिस्टम जब पूरे तरीके से चरमरा चुका हो उस वक्त सत्ता की सबसे ज्यादा महत्ता होती है। यानी सत्ता के साथ खड़े होने की ताकत। और सत्ता के साथ खड़े होकर ताकत का पहचान कानून के राज को खत्म करते हुए अपनी मुट्ठी में ताकत को समेटना होता है। यानी करप्शन का हिस्सा हो, यानी कानून के राज का खत्म होने के तरीके हों, या फिर समाज के भीतर सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के रास्ते हों, इससे हटकर कुछ बचता नहीं है। और मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति, उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और शायद समाज के भीतर हर तबके को ले लीजिए, ऐसा कोई तबका मिलेगा नहीं जिसके भीतर गुस्सा ना हो। क्योंकि बीते 35 वर्षों में जो कुछ बिहार ने देखा है वैसी परिस्थिति देश के किसी भी राज्य में हुई नहीं। अगर हुई तो वह बदल गई। और यह परिस्थिति शायद मंडल कमंडल की उस राजनीति से निकल कर आई जिसके भीतर इस देश में हाशिए पर पड़े हुए तबकों के भीतर का आक्रोश था। उन्हें हक की लड़ाई लड़नी थी। और मंडल की राजनीति ने बिहार की राजनीति के पूरे चरित्र को एक झटके में बदल डाला। यह स्थिति उत्तर प्रदेश में भी आई, यह स्थिति मध्य प्रदेश राजस्थान में भी आई, लेकिन बिहार अकेला ऐसा राज्य है जो बीते 35 वर्षों से मंडल की राजनीति के चक्रव्यूह में लगातार उलझा रहा है। और उसके आगे निकल पाने की परिस्थितियां सिस्टम के तौर पर, कानून के राज के तौर पर, या कहें सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के तौर पर पूरे तरीके से विफल हो गई। और इसका असर मौजूदा वक्त में यही है कि जो सत्ता में है उसको सिर्फ इतना ही गुमान है कि वह कल जेल नहीं जाएगा, उसके खिलाफ आपराधिक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वह सड़क पर पीटा नहीं जाएगा। यानी उसका सुरक्षा का दायरा वो सत्ता है जो सत्ता जनता ने यह सोचकर चुनी कि क्या वाकई उनके हित में कोई काम हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, या फिर मुख्यमंत्रियों की आप फेरिस्त को देखिए बिहार के भीतर। 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, 7 बरस तक वो मुख्यमंत्री रहे। 1997 में राबड़ी देवी, जब लालू प्रसाद पर आरोप लगा, चारा घोटाले का आरोप लगा, तब उन्हें जेल जाने का रास्ता दिखाई दिया या दिखाई दिलाया गया। और उसके बाद दिल्ली के निर्देश के बाद गद्दी छोड़ी गई। उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, जो 1997 से लेकर नीतीश कुमार के आने तक यानी 2005 तक वही मुख्यमंत्री रही। और 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो उसके बाद से वो लगातार चुनाव जीतते चले गए। 2005 से 2014 में भरोसा खुद को लेकर डगमगाया। जीतन राम मांझी को 2014 में मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने सौंप दी और 2015 में दोबारा वो सत्ता में आ गए। और अभी भी वो सत्ता में है और यह चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घुमड़ रहा है। लेकिन इस दौर में चाहे पिछड़े तबके का जिक्र कर लीजिए, चाहे कुर्मी समुदाय का जिक्र कर लीजिए जिससे नीतीश कुमार आते हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की जाति के मद्देनजर यादव समुदाय का जिक्र कर लीजिए, या फिर ओबीसी का जिक्र कर लीजिए, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर मुस्लिमों का जिक्र कर लीजिए, और यहां तक कि जो विकल्प की राजनीति गाहे बगाहे बीजेपी ने नीतीश कुमार के पीछे खड़े होकर गढ़ने की कोशिश की या गढ़ना चाहा, वह सब कुछ फेल ही रहा। इसीलिए बिहार के भीतर किसी भी चेहरे को देखिएगा और उससे राजनीति का जिक्र कीजिएगा तो उसके भीतर का आक्रोश उबाल पर होगा। यह उबाल सबसे ज्यादा बिहार के युवा तबके के भीतर है। उस युवा तबके के भीतर जिसके हाथों में डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी देने को कोई तैयार नहीं। और नौकरी तो छोड़ दीजिए, जो राज्य की चुनाव जो होते हैं वहां पर परीक्षाएं होती हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी बीपीएससी है, वह भी एक बिजनेस मॉडल में तब्दील कर दिया गया। चाहे लीक के आधार पर हो, चाहे पेपर बेचने के आधार पर हो, चाहे उसके जरिए भर्ती जिनकी हो रही है उस आधार पे हो। यानी लाखों छात्रों के भीतर का आक्रोश पटना के बेली रोड में जहां पर विरोध प्रदर्शन होते हैं वहां से निकलकर कभी वह मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ता है, कभी राजभवन के
चौखट पर दरवाजा खटखटाना चाहता है, कभी हाईकोर्ट के रास्ते चल पड़ता है, कभी गांधी मैदान का रास्ता पकड़कर वो महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे जाकर बैठ जाता है। लेकिन गुस्सा उसका चरम पर है। यह परिस्थिति क्या वाकई बिहार में जाति जनगणना के बाद किसी भी जाति को लेकर कोई कह सकता है कि हां, यह समुदाय खुश है? 15%, 15.5% अपर कास्ट है, ऊंची जाति है। क्या उसके भीतर का गुस्सा वहां पर आपको नजर नहीं आएगा? बिल्कुल नजर आएगा। तो क्या ऐसी परिस्थिति बिहार की राजनीति में समा गई है जिसके सामने 3 चुनौतियां इस बार मुंह बाए खड़ी है? पहली चुनौती तो यही है, पुराने सारे खिलाड़ी मैदान में है। नया खिलाड़ी प्रशांत किशोर की तर्ज पर जो निकल कर आता है, वह भी अतीत की राजनीति में सेंध लगाने की ही सोचता है। एक दूसरी लकीर खींच पाकर जीत पाने की सोच डगमगाती हुई सी दिखाई देती है। इसीलिए एक आवाज यह भी आती है, प्रशांत किशोर इस बार तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये रास्ता किधर जाता है? और इस जाते हुए रास्ते के बीच क्या वाकई तेजस्वी के सामने यह एक आखिरी इम्तिहान या आखिरी मौका है, जब 35 बरस से चली आ रही राजनीति में 2 बड़े सितारे लालू प्रसाद यादव की राजनीति एक लिहाज से मुहाने पर है, यानी अंत के मुहाने पर है, और नीतीश कुमार जिस तरीके से गवर्नेंस कर रहे हैं उसमें उनकी चलती कहां है, यह भी एक बड़ा सवाल है, सिवाय इसके कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। कोई उनके नाम के अलावे कोई दूसरे नाम का जिक्र नहीं करे। तो नीतीश का हाशिए पर ढकेलने का प्रयास, लालू यादव का हाशिए पर चले जाने की स्थिति, और इन दोनों परिस्थिति के बीच में विरासत की राजनीति लिए हुए तेजस्वी यादव का सामने आना, और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्या उत्तर प्रदेश तक में उसने राजनीति को डिगा डाला और अपनी प्रयोगशाला को खड़ा कर लिया, लेकिन बिहार में ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर वह सेंध लगा नहीं पाती है? क्या वो मंडल की राजनीति के सामने, कमंडल की राजनीति शुरू तो कर चुकी थी, लेकिन मंडल की राजनीति के सामने इस दौर में बीजेपी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं सिवाय इसके कि वो अपने आप का मंडलीकरण कर ले और जाति के हिसाब से मंत्री भी बने, जाति के हिसाब से ऐलान भी योजनाओं का हो और जाति के लिहाज से समीकरण भी बांधे जाएं। इससे हटकर बीजेपी भी क्या बिहार में चल नहीं पाई? यानी ध्यान दीजिए, तो सब कुछ इस दौर में जब जाति की राजनीति के इर्द गिर्द बिहार को आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का कद यहां पर बहुत बड़ा है। आप यह भी सोच सकते हैं तेजस्वी यादव परिवारवाद लेकर चल रहे हैं। नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लेकर नहीं आए, उसी तरीके से जैसे कर्पूरी ठाकुर लेकर नहीं आए थे। जब उनकी राजनीति खत्म हुई तब उनका बेटा रमानाथ आया, और रमानाथ ठाकुर इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, जनता दल यूनाइटेड के हिस्से से वो राज्यसभा पहुंचे हैं। तो क्या विरासत की राजनीति और मंडल की पूरी राजनीति और कमंडल की राजनीति के जरिए बिहार में सत्ता तक पहुंच पाना, इन सभी का टकराव है? और इस दौर में जिस बिसात को अपने तौर पर तेजस्वी बिछा रहे हैं उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा? क्या ये कोई ऐलानिया कह सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल शुरू होता है। पहली बार परिवारवाद पर सीधी चोट तेजस्वी कर रहे हैं और यह कहकर कर रहे हैं कि खुद नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के भीतर का सच क्या है। पूरे मंत्रियों की फेरिस्त को देख लीजिए, वह तो परिवार से ही निकली हुई है। लेकिन परिवारवाद की बात करते, बताओ कितने मंत्री यहाँ परिवारवादी, कितने विधायक यहाँ परिवारवादी? तो इस पे तो हम बोलना नहीं चाहिए, नाम गिना देंगे, लेकिन सब बिहार की जनता तो सब देख ही रहा। वही बात अब नामे गिना देते, खाली मंत्री लोग का गिना देते हैं अध्यक्ष महोदय। विजय चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, नीतीश मिश्रा जी, सुपुत्र जगन्नाथ मिश्रा जी, चारा घोटाला काला मंत्री बना के बैठे। खा गए कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? काहे? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। नीतीश
जी, नवीन बेहतर जी, होगा। सुनील कुमार जी, जयंत राज जी, संतोष सुमन जी, नीरज सिंह जी, लेसी सिंह जी, महेश्वर हजारी जी केवल मंत्री हैं जो परिवारवादी है। क्या करें? पूरा कैबिनेट है परिवार वाला। जाहिर है परिवारवाद की इस सूची में जिसका जिक्र तेजस्वी ने किया उसमें बीजेपी के भी एमएलएज हैं जो मंत्री के तौर पर नीतीश सरकार में शामिल हैं। लेकिन अगला सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या वाकई यह चुनाव नीतीश वर्सेस लालू का नहीं है? यह चुनाव जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में नहीं है। यह चुनाव क्या बीजेपी और आरजेडी के बीच में है? यह चुनाव क्या बीजेपी के चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री का चेहरा होना और अमित शाह की बिसात होना जिस पर बीजेपी को आगे बढ़ना है, और दूसरी तरफ लालू यादव का अतीत और तेजस्वी की मौजूदा राजनीति यही आपस में टकरा रही है, तो एक क्षण के लिए बिहार की उस मंडल की राजनीति के तहत जाति की परिस्थिति को देख लीजिए। क्योंकि बिहार के भीतर जो पिछड़ा वर्ग है वो तकरीबन 27.12% है और अत्यंत पिछड़ा तबका जो है वह तकरीबन 36% है। इस अत्यंत पिछड़े तबके के किसी भी जाति समुदाय के बीच आप 5 मिनट बैठकर किसी भी राजनीतिक सत्ता का जिक्र कर लीजिए, वह हर राजनीतिक सत्ता को निशाने पर लेने से चूकेगा नहीं। लेकिन इसके आगे एक सवाल यह भी है कि लगभग 19-20% दलित भी है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन क्या दलितों के साथ बैठकर बिहार की आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक स्थिति को लेकर दलित समुदाय के भीतर अलग अलग जातियों में भी आप जब घुसिएगा और बैठिएगा वहां भी आपको आक्रोश की आवाज सुनाई देगी? तो इसके मतलब मायने हैं क्या? और अगर अपर कास्ट जो ये सोचता है कि वह बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा तो फिर अतीत की पूरी राजनीति को अगर बीजेपी के आश्रय परख लें, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी देख लें, तो राजपूत और ब्राह्मणों का टकराना इस बात का द्योतक है कि दरअसल टकराव की राजनीति या फिर सुरक्षा देने और पाने की सोच महज सत्ता की कुंजी जिसके हाथ में होगी उसी जाति के इर्द गिर्द रेंगेगी। लेकिन वो टकरा भी रहा होगा उन्हीं के साथ जो राजनीतिक तौर पर साथ नजर आते हैं। तो क्या यह स्थिति बिहार के भीतर भी है, जहां पर खुद नीतीश कुमार की जाति से जुड़े हुए लोगों की भी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ? वो ताकतवर हैं क्योंकि उनके जाति के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ यादवों को आगे बढ़ाएगा? और उसमें चूंकि बीजेपी ने पूरे तरीके से मुस्लिमों को नकार दिया तो मुस्लिम विकल्प के तौर पर तेजस्वी के साथ खड़ा हो जाएगा। आप कह सकते हैं हां यह सामाजिक सामान्य गणित है, लेकिन इसके बाद की परिस्थिति है कि जब हमने जिक्र किया जो बीपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्र जो बैठे हुए हैं, क्या उनके भीतर किसी ने झांक कर देखा उसमें कौन यादव है, कौन मुस्लिम है, कौन कुर्मी है, कौन अपर कास्ट का है, कौन किस जाति का है? शायद नहीं देखा। तो क्या बिहार अब 2025 के चुनाव में इस चक्रव्यूह से आगे निकलना चाहता है और इसी में सेंध लगाने के लिए एक बार फिर खुद तेजस्वी यादव खुद को तैयार कर रहे हैं, या फिर अतीत के दिनों को याद करते हुए नीतीश कुमार अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए या कहीं जिंदा रखने के लिए वह अतीत के उन दौर का जिक्र करते हैं जब लालू प्रसाद यादव थे और सामने लालू के बेटे हैं, तो ये कहने से चूकते नहीं कि हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो तेजस्वी भी कहते हैं हमने भी तो आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, यानी हमारे विधायक आपके समर्थन में नहीं रहते तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। दरअसल मसला यह नहीं है, मसला यह है कि बिहार के भीतर का किसान जो कि अभी जितनी पूंजी खेती में लगाता है नहीं पा पाता है और पूरे देश में बिहार के किसान की आय सबसे कम है। कल्पना के परे है यह स्थिति कि बिहार का किसान देश के 6 राज्यों में मजदूर बन जाता है तो ज्यादा कमा लेता है। उसमें पंजाब है, उसमें हरियाणा है, उसमें कर्नाटक है, यहां तक कि उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश भी शामिल होने लगा है, उसमें तमिलनाडु भी आ चुका है। यानी बिहार में जिसके पास जमीन है, जो छोटे और सीमांत किसान है, वो मजदूर होकर दूसरे राज्यों में ज्यादा कमा लेते हैं। तो अगला सवाल यह भी होगा, तो इन राज्यों में किसानों की आय क्या वाकई ज्यादा है? जी नहीं,
इन राज्यों में जिन मजदूरों की जरूरत है और मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी है वह भी बिहार में नहीं मिलती है, तो बिहार में मजदूरों के लिए भी कोई रास्ता किसी ने नहीं निकाला। मजदूर के लिए रास्ता नहीं निकला, किसानों के लिए रास्ता नहीं निकला, युवाओं के लिए रास्ता नहीं निकला, बुजुर्गों के लिए रास्ता नहीं निकला। और इस दौर में कानून व्यवस्था सत्ता के हाथ में उस चाबुक की तरह हो गया जहां उसके ऊपर वो चाबुक नहीं पड़ेगा, लेकिन कानून बाकियों पर रहेगा। और कानून का मतलब यहां पर सत्ता अपनी बुलंद आवाज में अपनी ताकत का एहसास कराती है। तो क्या शायद इसीलिए नीतीश कुमार विधानसभा के भीतर अतीत के राग को अपनाना चाहते हैं? अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो आज पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और 8 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए। और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचाकर। अब नीतीश की कही बातों के सिरे को पकड़िए और जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो जिक्र 1994 का कर रहे हैं। मंडल के आसरे 1990 में बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, लालू यादव मुख्यमंत्री बने, नीतीश साथ खड़े थे। 1994 के वक्त जातियों को लेकर और जातियों के रास्ते को लेकर पिछड़ा तबके के भीतर बड़ी हलचल मची हुई थी। यह हलचल यूनिवर्सिटीज तक में हुआ करती थी। लेकिन उस दौर से आप आगे अगर 30 बरस बाद अभी झांकेंगे तो एक सवाल आपके जहन में होना चाहिए, क्या इन 30 वर्षों में बिहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? यह परिवर्तन आर्थिक तौर पर, कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ, प्राइवेट सेक्टर कदम नहीं रख पाया, अभी भी पुरानी पारंपरिक तौर पर माफिया उसी रूप में जारी है, वो बालू के तौर पर हो या फिर रंगदारी के तौर पर हो। छठा सवाल इसके बाद आपके सामने निकल कर आएगा, तो क्या मौजूदा वक्त में बिहार बार बार उसी जातीय समीकरण में जाना उसकी मजबूरी है? और यहीं से फिर सवाल तेजस्वी का आता है, क्योंकि चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, उस राजनीति को अभी भी पूरे तरीके से साध नहीं पाए हैं जहां पर रामविलास पासवान अपने वोटों के साथ साथ दूसरे जाति समुदाय के वोटों को भी अपने साथ जोड़ने की ताकत रखते थे। यहां तो सवाल है कि हनुमान बनकर बीजेपी के वोट को अपने साथ कैसे लिया जाए, यह भी एक सवाल है। और शायद इसीलिए ध्यान दीजिए, पासवान यानी पासी, पासी यानी बिहार में ताड़ी का सवाल आता है। ताड़ी को नीरा से जोड़ा गया और उस वक्त जिस तरीके से 2016 में एक अधिनियम लाया गया, उसको संबोधित कौन कर रहा है? चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं। उस समाज के भीतर जो सिर्फ 2% है, 2% से भी कुछ कम है, जो जाति जनगणना में सामने आया, उसके लिहाज से समझें तो तेजस्वी अपने तौर पर उस 2% के वोट बैंक को भी खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि हमारे सत्ता में आने के बाद आप हम ही को देखिए, आप यहां पर चिराग पासवान को मत देखिए। यानी हर जाति के भीतर जो उस जाति से जुड़ा व्यक्ति सत्ता तक चाहे पहुंचा हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे केंद्र में मंत्री रहा हो, उस समुदाय विशेष की मुश्किलात कम नहीं हुई। तो उस मुश्किलात में भी साथ खड़े होकर तेजस्वी अब सही मायने में उस जाति जनगणना के दायरे में उस मंडल के दौर की परिस्थितियों को जगाते हुए इस दौर में विकसित और आर्थिक परिस्थितियों के नारे को साथ लेकर एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दलित समाज, पासी समाज आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा है, सामाजिक तौर पर प्रताड़ना झेल रहा है, और पुलिस इनको ले जाके गिरफ्तार करके जो पिटाई करती है, वो 2 साल से ज़्यादा समय से, 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 2 साल से ज़
जेलों में, यानी शारीरिक रूप से भी ये प्रताड़ना जो है झेलने का काम कर रहे हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। यानी मुश्किलात कमोवेश हर जाति समुदाय के बीच है, क्योंकि पूरे बिहार के भीतर कमोवेश यह सवाल आज की तारीख में सबसे बड़ा है कि गरीब कौन नहीं है, बेरोजगार किस परिवार के भीतर कौन नहीं है, इस दौर में आर्थिक तौर पर कौन विपन्न परिस्थितियों का सामना नहीं कर रहा है। और जब देश में नीति आयोग की रिपोर्ट कहने से चूके नहीं कि लगभग हर दूसरा शख्स बिहार में गरीब है, तो फिर जाहिर है जो भी जिस भी जाति समुदाय को लेकर एक रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा, क्या वो जाति समुदाय उसके साथ खड़ी हो जाएगी? ध्यान दीजिए, प्रशांत किशोर ने इसी परिस्थिति से हटकर एक नई लकीर खींचने की कोशिश की, लेकिन उपचुनाव के दौर में उनको समझ में आ गया कि बिहार अभी भी जाति समीकरणों से आगे निकल नहीं पा रहा है। और निकल इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उससे हटकर कोई दूसरी राजनीतिक सत्ता ने कोई लकीर खींची नहीं। बीजेपी ने खींचने की कोशिश की, फेल हो गए। प्रशांत किशोर गली गली घूमकर बतलाते रह गए कि बीते 30 साल में बिहार में क्या हुआ और युवाओं की जिंदगी के साथ और उनके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया गया, लेकिन बेअसर रहा। वजह ठीक वैसी ही है, जब तक यह उम्मीद और आस पूरे तरीके से राज्य में ना गूंजने लगे कि यह विकल्प के तौर पर उभरकर सत्ता में आ सकता है, छिटपुट पॉकेट्स के आसरे बिहार में काम नहीं चलेगा। तो पहला मैसेज जो बिहार के भीतर से है वो बहुत साफ है, लड़ाई बहुत आमने सामने की है। एक तरफ बीजेपी की राजनीति है, दूसरी तरफ आरजेडी और तेजस्वी यादव खड़े हैं। एक तरफ दिल्ली के दो चेहरे, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पूरी बिसात है, दूसरी तरफ जाति की राजनीति के आसरे आर्थिक तौर पर रोजगार और युवाओं को साथ लेकर खड़ा होने की सोच तेजस्वी यादव रखना चाहते हैं। तो बिहार के भीतर गूंजते हुए 5 सवाल जो इस दौर में सबसे बड़े हैं। पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल युवाओं से जुड़ा है। युवा तबका जिसने इस दौर में हर चीज को देखा परखा, लेकिन अपने भविष्य को उसने अंधकार में पाया, क्या वो कोई नया रास्ता निकालने को तैयार है? और अगर नया रास्ता निकालने को वो तैयार है तो फिर वो कौन है जो प्लेयर के तौर पर उभर जाए इस दौर में? यह सवाल का जवाब है या नहीं है। दूसरा सवाल, इस दौर में क्या मंडल की राजनीति जो बीते 30 वर्षों से चली आ रही थी, 35 वर्षों से चली आ रही थी, क्या अब वो पूरे के पूरे चक्र को पूरा कर चुकी है और उसके बाद की एक नई परिस्थिति बिहार में पनप रही है जिसमें आर्थिक मुद्दे बड़े हो चले हैं? शायद कह सकते हैं ऐसा हो, लेकिन फिर वही सवाल, विकल्प कौन है? प्लेयर वही पुराने हैं, विकल्प नई परिस्थिति में कौन खड़ा करेगा? इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। तीसरा सवाल, इस दौर में अगर जाति के हिसाब से वोट पड़ते हैं और जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए टिकटों का वितरण हर राजनीतिक दल करता है, तो फिर मंडल की राजनीति से बाहर आप कैसे निकल पाएंगे? तो ये वही पुराने प्लेयर और फिर वही पुरानी परिस्थिति। चौथा सवाल, इस दौर में क्या सिर्फ युवा चेहरों के आसरे और बुजुर्गियत के आसरे कोई लकीर खींची जा सकती है कि वो चेहरा बुजुर्ग हो गया? तब यहां पर सवाल आएगा, जो युवा चेहरा है उसके पास क्या वाकई नया विजन है जो नए बिहार को कैसे देखे और बताए? क्योंकि मौजूदा वक्त की पुरानी पीढ़ी ने तो एक यूनिवर्सिटी को चाहा कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाए, वह भी केंद्र नहीं कर पाया। विशेष राज्य का दर्जा तो दूर की गोटी हो गया। यानी पुरानी थकी हुई राजनीति ने कुछ भी चीजें अमल में नहीं लाई, तमाम राजनीतिक समझौतों के बाद भी। तो फिर युवा चेहरा तलाशेंगे, लेकिन वही पुरानी राजनीति, वही पुराना राग, तो फिर प्लेयर भी पुराने हो गए।
नए प्लेयर के तौर पर हमने जिक्र किया प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, लेकिन वह किस रास्ते चले वो कभी दाएं कभी बाएं नजर आते हैं, क्योंकि जिक्र बार बार वो आखिर में लालू नीतीश का कर ही बैठते हैं। इससे हटकर कोई राजनीति क्या बिहार में नहीं चलेगी? और अगर उसी ही केंद्र में लेना है तो फिर वही क्यों नहीं, ये सवाल बार बार उभर कर आ जाता है। और आखिरी सवाल जो शायद सबसे बड़ा है, और वो मौजूदा वक्त में उस चेहरे के साथ टिका है जो नीतीश कुमार का चेहरा है। नीतीश कुमार दिल्ली की सत्ता में भी मदद कर रहे हैं, और एक क्षण के लिए सोचिए कि बिहार के भीतर नीतीश कुमार आखिरी चाल चुनाव से ऐन पहले कोई ऐसी चलते हैं जिससे दिल्ली के भीतर में समर्थन दे रही उनके अपने 12 सांसदों की राजनीति एक झटके में छिटक जाए, तो बिहार के चुनाव में दिल्ली की राजनीति का असर एक झटके में नीतीश कुमार के साथ क्या खड़ा हो जाएगा? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं सारी चीजों से जुड़ा हुआ जो आखिरी मुद्दा है, वो मुद्दा दरअसल इस बात को इंगित करता है कि तेजस्वी नीतीश को निशाने पर लेकर क्या पाएंगे, बीजेपी सिर्फ बिहार का जिक्र करके क्या पाएगी, नीतीश कुमार खुद किन जिक्र करेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो सबसे लंबे वक्त तक मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री का तमगा पा चुके हैं 2005 से 2025 तक। एक ऐसी परिस्थिति के बीच तो सवाल यह है, क्या बिहार का चुनाव दिल्ली को केंद्र में रखकर हो सकता है? तेजस्वी क्या दिल्ली के ऊपर सीधा निशाना साधें और नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जीवन को पाने के लिए दिल्ली पर ही निशाना साधते हुए बिहार की राजनीति को साधने निकल जाएं, तो एक झटके में देश की पूरी राजनीति में एक बड़ा बुलबुला सा फूटेगा। हम बुलबुला शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वह वाकई ठोस हो, वो बुलबुला भी हो सकता है, लेकिन क्या बिहार की राजनीति दिल्ली के भीतर बेचैनी पैदा कर पाएगी या अपनी पारंपरिक परिस्थितियों के आश्रय ही चलेगी? तय किसी दूसरे को नहीं, तेजस्वी यादव को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।